इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 14 महीने का वक्त बाकी रह गया हो, लेकिन अभी से तमाम प्रमुख पार्टियों की ओर से बयानबाजी शुरू हो गई है। साथ ही रणनीति भी तैयार करने शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, इसी बीच एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान एक बयान दिया जिसमें उनका संकेत साफ था कि अब गठबंधन जो है एआईएम का वो बीएसपी के साथ हो सकता है, जिससे सीधे सीधे अखिलेश यादव को झटका लगता नजर आ रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, क्या हो रहा है एआईएम और बीएसपी के बीच? क्या दोनों गठबंधन करने जा रहे हैं? देखिए, सुबह सुबह बहुत ही बड़ी खबर आई है और आपने कहा कि अभी 14 महीने का वक्त है, सिर्फ 14 महीने का वक्त है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो, और लखनऊ से दिल्ली का रास्ता गुजरता है। ऐसे में 29 से पहले 27 का विधानसभा चुनाव कई राजनीतिक दलों की तस्वीर और आगे की भविष्य को तय करेगी। इसलिए इस चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां पूरा दांव पेच खेल रही है, हर तरह से खुद को सियासत में स्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश में लगी है। क्योंकि अगर इस बार भी बीजेपी की सरकार बनती है प्रचंड बहुमत से, जो दावा किया जा रहा है, तो उसके बाद यूपी की राजनीति से बहुत सारे दलों की विदाई हो सकती है। बहुत सारे सियासी दलों के सामने अस्तित्व बचाने का संकट हो जाएगा और इसलिए अब बड़े बड़े सियासी दांवपेच खेले जाने लगे हैं। आपने शौकत अली का जिक्र किया, तो एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनका बयान सामने आया है कि वो केवल गठबंधन करेंगे तो एक ही दल के साथ करेंगे, और वो है मायावती की पार्टी बीएसपी। तो ऐसे में अब सवाल ये है, क्या दोनों दलों का गठबंधन जो है वो नेचुरल है? क्या वाकई में गठबंधन हो पाएगा? क्योंकि हाल के दिनों में जब मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अपने जन्मदिन पर, तो उन्होंने कहा था कि हम किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर ओवैसी की पार्टी ने भी यही कहा। मायावती ने यह कहा था कि जब हम किसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो हमारा वोट तो उनको ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरे का वोट हमें ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन 2019 के अगर आप उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को देखें तो वहां पर मायावती और अखिलेश एक साथ आए थे, एसपी और बीएसपी, लेकिन फायदा किसको हुआ था? फायदा मायावती को हो गया था। मायावती की 10 सीटों पर जीत हुई थी और अखिलेश केवल 5 सीट जीत पाए थे। ऐसे में मायावती के बयान आप देखिए अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। अब ओवैसी के लिए उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी चुनौती होने जा रहा है और यहां से ओवैसी के लिए आगे का रास्ता खुलने वाला है। आगे की उनकी तकदीर यहां से शुरू होगी और इससे पता चलेगा कि ओवैसी की जो पॉलिटिकल जनाधार है उनकी पार्टी की, वो क्या वाकई में पैन इंडिया है। क्योंकि अभी तक बिहार में जिस तरह से सीमांचल में कमाल किया है, उसके अलावा महाराष्ट्र में बड़ी जीत दर्ज की है, 100 से ज्यादा पार्षद उनके चुने गए हैं। इसके अलावा वो पश्चिम बंगाल में ताल ठोकने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा, जहां मुसलमानों की आबादी 20% है, ऐसे में वहां ओवैसी का चुनाव लड़ना, अगर वो मायावती के साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर इसका इंपैक्ट तो होगा। 403 विधानसभा सीटों पर नहीं हो सकता है, लेकिन इतने सीटों पर जरूर होगा कि अखिलेश यादव का पूरा जो लेखा जोखा है वो गड़बड़ा जाएगा। अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है। मायावती और ओवैसी का गठबंधन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि दोनों दल उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हाशिए पर खड़े हैं। मायावती की पार्टी को देख लीजिए आप, पिछले 10 साल में पार्टी की क्या स्थिति रही है। आज उत्तर प्रदेश में पार्टी के पास 2-4 विधायक तक नहीं बचे हैं। तो मायावती के लिए भी ये आखिरी मौका होगा। इसके बाद अब उनके लिए कोई मौका नहीं बचेगा। 2027 उनके अस्तित्व को बचाने की आखिरी लड़ाई है। यहां अगर मायावती मात खाती हैं तो उनकी सियासत निश्चित तौर पर आगे के लिए कम हो जाएगी, वो गर्दिश में चली जाएगी। क्योंकि कई पार्टियां हैं जो खुद को दलितों की पार्टी बताती है और उसमें बीजेपी अभी नंबर 1 है। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं। तो मायावती के लिए भी सर्वाइवल की चुनौती है। मतलब मायावती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, वो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि उनका कितना ही जनाधार जो है वो यूपी के अंदर है। 20% के आसपास दलित वोटर हैं और जिसमें कि 10% के करीब सिर्फ जाटव वोटर हैं, जो मायावती के कैडर माने जाते हैं, उनके कोर वोट बैंक माने जाते हैं, जिस जाति से मायावती खुद आती हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में
उस वोट बैंक में भी थोड़ा बहुत बिखराव हुआ और अखिलेश यादव को इसी का परिणाम मिला कि अखिलेश यादव ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की। तो अब देखना यह होगा कि मायावती अगर ओवैसी के साथ गठबंधन करते हैं तो कितना दलित वोट ट्रांसफर होगा इस गठबंधन को। इसे थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं शौकत अली की, हम तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा अगर दोनों साथ आते हैं तो ओवैसी का तो कोई बहुत बड़ा जनाधार यूपी में नहीं है। ओवैसी 2 बार चुनाव लड़े हैं, अभी तक 100 सीट पिछली बार लड़े थे तो 99 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी, 1 सीट पर किसी तरह उनका सम्मान बचा था। उसके पहले जब लड़े थे 0.5% केवल वोट मिला था। तो ऐसे में ओवैसी का उत्तर प्रदेश में इसलिए बहुत बड़ा जनाधार नहीं है क्योंकि यहां मुसलमानों के सबसे रहनुमा अखिलेश यादव हैं, जो खुद को मुसलमानों का मसीहा बताते हैं और जिन पर खुलकर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। आज देखिए अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं गए हैं सिर्फ इसलिए ताकि मुसलमान नाराज ना हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव के भी हाव भाव बदलते जा रहे हैं। अखिलेश यादव की भी राजनीति थोड़ी बदलती जा रही क्योंकि उनको लग रहा है अगर पीडीए करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 20% के आसपास अगड़ी जाती है और 12 से 14% सिर्फ ब्राह्मण है। तो ऐसे में अगर उनको अपने साथ लाना है, कई सीटों पर खेल करना है और बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की जो नाराजगी कही जा रही है, अगर उसको उस आपदा को अवसर में बदलना है तो किसी भी वोट बैंक को हम नाराज नहीं कर सकते। इसलिए वो बहुत नपे तुले बयान दे रहे हैं। अभी यूजीसी को लेकर आपने देखा उनका रुख किस तरह से था। तो अखिलेश यादव भी सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए हुए हैं सवर्ण जातियों के लिए। दूसरी ओर मायावती जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था तो स्पेशली उन्होंने सवर्ण जातियों को टारगेट करके बहुत सारे बयान दिए और कहा कि अगर बीजेपी में ब्राह्मणों को इज्जत नहीं मिल रही है तो आप हमारे पार्टी में आइए, हम आपको सम्मान देंगे। अखिलेश यादव भी यही बात कह रहे हैं। तो ऐसे में सभी राजनीतिक दलों को यह एहसास हो चुका है कि किसी भी एक जाति की नाराजगी उन पर भारी पड़ सकती है। अच्छा, अखिलेश यादव का एक और बयान सामने आया। उनको हमेशा नोएडा से प्रॉब्लम थी। वो कहते थे कि नोएडा उनके लिए अशुभ है। एक वक्त पे वो कभी नोएडा जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन आज के वक्त में उनका ऐलान है कि वो नोएडा भी आएंगे और वो गुज्जर सम्मेलन भी करेंगे, यानी गुज्जरों को संबोधित भी करेंगे। यानी अचानक से ये ट्विस्ट जो हुआ है वो क्यों हुआ है? देखिए, नोएडा को लेकर भ्रांतियां फैलाई जाती रही हैं पहले भी। अखिलेश यादव भी नहीं आए, मुलायम सिंह यादव भी नहीं आते थे, यूपी के कई सीएम यहां नहीं आते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस धारणा को तोड़ दिया और जब वो पहली बार सीएम बने तब नोएडा आए। क्योंकि इसलिए कहा जाता था कि कोई सीएम नोएडा नहीं आता है क्योंकि यहां आने के बाद कोई दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। लेकिन योगी आदित्यनाथ आए, वो फिर से मुख्यमंत्री बने और अखिलेश यादव इस बात को समझते हैं। नोएडा तो वो आते हैं, फिल्म सिटी में कई चैनल को इंटरव्यू देते हैं, अक्सर इधर से गुजरते हैं, लेकिन नोएडा में कोई कार्यक्रम नहीं करना यह सिर्फ एक अंधविश्वास था। और अखिलेश यादव को लगता है कि अब इस टोटके पुर्जे से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है क्योंकि लोगों के बीच में जाना होगा। नोएडा बहुत बड़ा शहर है, इसके आसपास कई शहर हैं, बुलंदशहर है, गाजियाबाद है और यह इलाका मायावती का बसाया हुआ इलाका है। यहां पर गुर्जर वोट बैंक बहुत ज्यादा है, यहां पर जाटव वोट बैंक का भी ठीक ठाक प्रतिशत आंकड़ा है। तो ऐसे में अगर आपको तमाम वोट बैंक को अपने साथ साधना है तो आपको हर जगह जाना होगा। यह बयानबाजी और बहानेबाजी से काम नहीं चलने वाली है। तो नोएडा अखिलेश यादव आएंगे, सम्मेलन करेंगे और अभी तो शुरुआत है, अभी देखिएगा चुनाव तक कितने बार आते हैं। लेकिन सवाल फिर से यही है कि अखिलेश यादव का गठबंधन कांग्रेस के साथ हो पाएगा, दूसरी ओर मायावती का गठबंधन ओवैसी के साथ हो पाएगा, इस बात की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। सपा कांग्रेस का गठबंधन टूट सकता है और मायावती ओवैसी का गठबंधन हो सकता है, लेकिन इन चारों राजनीतिक दलों का लाभ सीधा बीजेपी को मिलेगा। अखिलेश कांग्रेस अलग होती है तो कांग्रेस भी मुसलमान को कुछ वोट काटेगी, राहुल गांधी अलग चुनाव प्रचार करेंगे। दूसरी ओर मायावती और ओवैसी आते हैं साथ में तो ओवैसी को कुछ वोट मिल सकता है मुसलमानों का, मायावती का अपना कुछ वोट बैंक है, उत्तर प्रदेश में 10% के आसपास तो है ही। ऐसे में अगर ये लोग मिलके वोट काटेंगे तो इसका सीधा फायदा फिर बीजेपी को हो जाएगा। और केशव प्रसाद मौर्य इसीलिए तो कह रहे हैं कि 2017 को हम फिर से रिपीट करेंगे 27 में, जहां पर इन्होंने 300 से 325 के आसपास करीब सीटें जीती थी। तो इतनी बड़ी जीत तभी संभव हो पाएगी जब विपक्षी वोट बैंक में पूरी तरह से बिखराव होगा। और यह बिखराव कैसे होगा? यह बिखराव ऐसे होगा कि मायावती ओवैसी के साथ मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर ठीक ठाक वोट लाएंगे। पूर्वांचल में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के नाम पर हो सकता है ओवैसी मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश करें। अखिलेश यादव अपना अलग कार्ड खेल रहे हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन हो या ना हो यह भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में पूरा राजनीतिक समीकरण जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ही दिलचस्प हो रहा है। सर, बीजेपी की बात करें तो योगी सरकार को भी अगर देखा जाए तो अभी बार बार उनके खिलाफ मुद्दे उठे, चाहे वो यूसीसी का मुद्दा हो या फिर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मुद्दा हो, तो इस तरीके से मुद्दे उठ रहे हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वोट बैंक पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है योगी सरकार के?
देखिए, कोई भी मुद्दा होता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। जो लोग ये कहते हैं कि किसी मुद्दे का प्रभाव नहीं होता है, उनको राजनीति की समझ बिल्कुल भी नहीं होती है। क्योंकि आप देख लीजिए, यूपी में ब्राह्मण वोटर 12 से 14% हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जो हैं, हो सकता है उनके समर्थक आधे ही लोग हों, आधे में भी 10% हो, लेकिन अगर वो वोट देने के लिए जाते हैं, उनके मन में ये बात होती है कि उनके धर्म के सर्वश्रेष्ठ जो गुरु हैं, जो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, उनका अपमान हुआ है, तो निश्चित तौर पर वो ईवीएम में वोट डालते के समय हो सकता है अपना मन बदल लें। और एक एक वोट विधानसभा में कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आपको मालूम है। कैसे केशव प्रसाद मौर्य इतने कम वोट से चुनाव हार गए डिप्टी सीएम रहते हुए। ऐसे बहुत सारे आंकड़े भी बिहार चुनाव में भी सामने आए। इसलिए एक एक वोट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है और किसी की भी नाराजगी किसी भी पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है। चाहे ब्राह्मणों की नाराजगी बीजेपी के लिए हो, या फिर दलितों की नाराजगी अखिलेश यादव के लिए हो, या मुसलमानों की नाराजगी कांग्रेस पार्टी के लिए हो, इन सब का समीकरण बिगड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि अभी जो 12-14 महीने का वक्त बचा है, इनमें से कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां अपने वोट बैंक में जो डैमेज हुआ है उसको डैमेज कंट्रोल कर पाती है। अब यह सारा प्रोसेस इन्हीं 12 महीनों में करना होगा और यही 14 महीने अब तय कर देंगे कि उत्तर प्रदेश में अगली बार किसकी सरकार बनेगी। हालांकि तमाम सर्वे और बीजेपी के जो दावे हैं, योगी आदित्यनाथ के कामकाज के सहारे लग रहा है कि बीजेपी को इस वक्त एडवांटेज है और आने वाले समय में भी ये एडवांटेज बरकरार रह सकता है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से AIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का बयान सामने आया, उससे ये सीधे सीधे संकेत मिल रहे हैं कि अब BSP और AIM गठबंधन कर सकती है, जो सीधे सीधे अखिलेश यादव और कांग्रेस के लिए एक जोरदार झटका साबित होगा, क्योंकि उनकी जो तुष्टीकरण की सियासत है वो पूरी तरीके से खिसक सकती है, जिसका पूरा सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।